प्यारे दोस्तों और प्यारे साथियों, आज की जीके की क्लास में मैं उपस्थित हूं आपके सामने। आज हम करेंगे हरियाणा सीईटी प्रथम पाली यानी 5 तारीख 11वां महीना 2022 का सीईटी का पेपर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित राजमार्गों में से किस जल मार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। ए ऑप्शन है इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी, सदिया और दुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी, और सी है केरल और पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम कोल्लम और उद्योग मंडल व चंककारा नहरें। उसके बाद है काकीनाडा पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदियों के निर्दिष्ट भाग, जिनके साथ उनकी लंबाई भी दी गई है। तो साथियों, जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा बी, सदिया और दुबरी के मध्य प्रथम ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि 891 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पीएसई की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? तो इसको बेचना साथियों विनिवेश कहता है। किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसई की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजार संतुलन रेखा चित्र में यदि मांग वक्र बाईं ओर को शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ति वक्र दाईं ओर को शिफ्ट करता है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संतुलन की कीमत है वो घट जाती है। तो ए ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा आपका बी, विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं निम्न में से कौन सी थी? ए है, इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था। बी है, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सी है, सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। और डी है, ब्रिटिश सहयोग पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। तो नीचे दिए गए कूट से सही का विकल्प करना आपने। केवल बी ठीक है या केवल ए और बी ठीक है या तीनों ही ठीक है या फिर ए और डी ठीक है, मतलब तीनों में ए बी सी ठीक है, ये बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन ही ठीक है, ए बी और सी ठीक है। जो डी है वो गलत है कि ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ये गलत है। पहला, इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ये भी ठीक है। सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा, ये भी ठीक है। तो ये था औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था, जिसको बोलते हैं सहायक संधि। इसकी मुख्य विशेषताएं हमने पढ़ी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से देश है 7 आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं? तो 7 आकर संघ बनाने के जो उदाहरण हैं उनमें देखो, ए पे है भारत, बी पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 पे है ऑस्ट्रेलिया और 4 पे है स्पेन। तो जो इसका क्वेश्चन रहेगा साथियों वो रहेगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका है जो वो 7 आकार संघ बनाने के उदाहरण है। सी मैं बताना चाहता हूँ कि सी ऑप्शन आपको नहीं, बी ऑप्शन जो बताया है बी और सी दोनों ही रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें रहेगा। भारत के संविधान में क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो ए है, संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है, मतलब 3 को छोड़ दो बाकी सभी को संशोधित भारत का जो संसद है वो संशोधित कर पा सकती है उसको। बी है, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। सी है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। तो नीचे दिए गए शब्द को सही विकल्प हैं जो उनका अच्छे तरीके से चयन करना है। तो इसमें ए और सी रहेंगे ठीक, या फिर बी रहेगा, या केवल सी या केवल
ए और बी। तो इसमें साथियों सी ऑप्शन ठीक रहेगा, केवल सी। केवल सी में लिखा कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ए है निशानेबाजी, बी है हॉकी, सी है मुक्केबाजी और डी है कुश्ती। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का रहेगा ऑप्शन वो रहेगा हॉकी। हॉकी में 1900 से लेकर 2000 तक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था? तो रोगी सुरक्षा दिवस का जो नारा था 17 सितंबर 2022 को, वो था दवा बिना नुकसान। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है? ए है पॉलीथीन, बी है पीवीसी, सी है बेकेलाइट और डी है टेफ्लॉन। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी, बेकेलाइट है जो वो है बिजली के स्विच बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 क्या है? 11 है कि उस पौध समूह का क्या नाम है जिसके पौधे नग्न बीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं? तो वो होते हैं जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं वो, जिसके पौधे नग्नजीवी होते हैं और बहुवर्षीय भी होते हैं, सदाबहार और काष्ठीय भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखो पहला है किलोबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट, मेगाबाइट। बी है मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। फिर है एक्साबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट। तो ये चीज़ें, फिर उसके बाद डी है पेटाबाइट, जेटाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ना वो ठीक रहेगा। एक्साबाइट बड़ा होता है पेटाबाइट से और पेटाबाइट बड़ा होता है टेराबाइट से और टेराबाइट बड़ा होता है गीगाबाइट से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गूगल, बिंग तथा याहू इनमें से किसके उदाहरण हैं? या तो वो सर्च इंजन है, या तो मोबाइल एप्लीकेशन है, या तो सॉफ्टवेयर है, या फिर वो फायरवॉल है। तो इनमें से जो आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा सर्च इंजन। गूगल, बिंग तथा याहू ये क्या है? सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है यूनिफॉर्म रिसोर्स आउटडेंटिफायर के बारे में सही है? तो आउटडेंटिंग जो फायर है उसके बारे में जो सही कथन है वो रहेगा आपका बी। यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक एड्रेस अथवा पथ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ रुख करते हैं। जो 15 क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है? 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में जो डाटा है वो सटीक यानी त्रुटिहीन तथा विश्वसनीय है? तो वो है आपका, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक यानी त्रुटिहीन तथा विश्वसनीय है? तो वो रहेगा आपका बी, डाटाबेस कंस्ट्रेंट, ये रहेगा इसका आपका आंसर। 16 है, जिस प्रकार ब्लंट का संबंध BUTN से है, IBUTN से है, उसी प्रकार शार्प का संबंध किससे होगा? तो ये कोड दिया गया है, जिस प्रकार ब्लंट का संबंध है कोड दिया है IBUTN, तो उसी प्रकार जो शार्प वर्ड है उसका संबंध किससे रहेगा? तो ये चीज़ है ना बड़े ध्यान से देखनी है आप लोगों ने। जो इसका संबंध रहेगा साथियों, अगर आप देखते हो इसमें थोड़ा थोड़ा मिलान करना चाहो तो आप, तो वो आएगा HSAPR, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस प्रकार एंगल्स का संबंध GNASEL उसी प्रकार स्क्वायर का संबंध किससे होगा? तो किससे होगा स्क्वायर का संबंध साथियों? जो इसका जो ऑप्शन रहेगा साथियों वो रहेगा आपका फर्स्ट, UQCERA। तो आपने इस तरीके से इनको देखो, जो एंगल है ना उसको जिस तरीके से लगाया है कि थर्ड वर्ड को आगे लेके आ गए हैं, थर्ड जो वर्ड
को आगे लेकर आए हैं, ऐसे ही स्क्वायर में यू को आगे लेकर आए हैं। इस तरीके से इन्होंने इसको क्या किया है, मतलब सीरीज में लगाया है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों, 18 में निम्न में से भिन्न पद ज्ञात करना है अपने। एक है संभावन या कुर्सी, एक है पंखुड़ी फूल, एक है ईंट दीवार, और एक है उंगली हाथ। तो एक चीज लगाएं इसमें, भिन्न पद कौन सा है। एक तो है सभा भवन, सभा भवन में क्या होती है, कुर्सी, और उंगली हाथ की होती हैं, पंखुड़ी फूल की होती है, ईंट की दीवार होती है। देखो सभा भवन की होती हैं, कुर्सियां नहीं होती ना, तो कुर्सी तो प्लास्टिक की होती है ना, तो ये गलत है, ए ऑप्शन गलत है इसका, कि सभा भवन के लिए ही कुर्सियां होती हैं, नो, यह सभा भवन की कुर्सी होती हैं। 19 ऐसे संख्या संयोजन का चयन करना है जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो सार्थक शब्द किससे क्या बनाया जा सकता है, GNAEHR, नीचे है 1 2 3 4 5 6। तो इससे आपने क्या अंदाजा लगाना है, एक सार्थक शब्द बनाना है। तो सार्थक शब्द इससे क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लगा लूं कि पहले H लगाऊं, फिर आपको लगाऊं है A, फिर आपके साथ लगाता हूँ N, फिर लगाता हूँ G, और फिर लगाता हूँ मैं E, और फिर लगाता हूँ R। तो एक सार्थक शब्द बनेगा, बनाकर देखिए। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि XYZ ABCQRSOPMNJHI और हैश डिवाइड 1 2 3 4 5 दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं और निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा। तो सोचिए आप पहले, M रहेगा या N रहेगा या J रहेगा H। देखो 4 वर्डों में से एक रहेगा, इतने सारे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, 4 वर्डों में से एक बताना है कि मध्य घटक से दाईं ओर जाना, अपने मध्य घटक जो रहेगा उससे दाईं ओर जाना है, और से तीसरा घटक बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए ये, यानी एक लड्डू क्वेश्चन है। तो इसमें H रहेगा, वो रहेगा भाई साथियों ऑप्शन डी जो करेक्ट रहेगा। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा रहेगा। 5 है, 15 है, 20 है, 24 है और 25। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है भाई ये भी। देखो आप सीधा ही नजर आ रहा है इसमें क्या हो सकता है भी, 5 15 20 24 25। अब ये जो 24 है ना, ये कुछ अलग लग रहा है, ये 5 की टेबल पे नहीं आ रहा मेरे को, ये लग रहा है बाकी सारी 5 की टेबल पे आ रहे हैं, है ना यूनिक। तो ये 24 है, ये अलग है सबसे, तो भिन्न पद यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ रुख करते हैं। 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलते हैं। देखो कथन है कि कुछ प्लेट हैं जो वह चम्मच हैं और कुछ कटोरे प्लेट हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं। तो इससे निष्कर्ष निकालना है आपने। तो निष्कर्ष में आपको दिया है कि कुछ प्लेट हैं वो कटोरे हैं, या कुछ कटोरे हैं वो चम्मच हैं, या कुछ चम्मच हैं प्लेट हैं। तो इसमें केवल 1 और 2 निकलते हैं, या केवल 2 और 3 निकलते हैं, केवल 1 और 3 निकलते हैं, या सभी ही निकलते हैं 1 2 3। तो जो ऑप्शन रहेगा साथियों इसका, वो रहेगा डी, यानी 1 2 और 3 सभी निकलते हैं इसमें। तो इसका डी है। आप बनाकर देखना, फिगर बना लेना, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। जब तक फिगर नहीं बनाओगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपने संख्या बतानी है, कौन सी आएगी। 27 है, उसके बाद 216 है, उसके बाद 729 है, उसके बाद हमें बताना है, उसके बाद 33 75 है। तो साथियों ये जो है ना, ये सारे ना क्यूब हैं किसी ना किसी संख्या के। जैसे 27 है वो 3 का क्यूब है, और 216 है वो 6 का क्यूब है, 729 ऐसे ही आपने बताने 9 का क्यूब है। तो इस तरीके से ना आपने बीच वाली संख्या बतानी है। तो बीच वाली संख्या आएगी 1728।
तो ये आएगा क्यूब। ये किस नंबर का क्यूब है ये आप लोग बताना। ये 12 का क्यूब आएगा साथियों। यानी 3 का टेबल इन्होंने बना रखा है, पहले 3 का स्क्वायर किया, फिर 6 का, फिर 9 का, फिर 12 का और फिर 15 का। 33 75 है वो 15 का क्यूब बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आप एक रेस्तरां के मालिक हैं। आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है। तो आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? आप उसे नौकरी से निकाल देंगे, आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे, आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे, या आप उसे 5 दिन का स्वैतनिक अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे। तो है तो ये लड्डू क्वेश्चन है, बट आप ये चीज बताएं कि जो क्वेश्चन है वो दमदार बात कौन सी है इस क्वेश्चन में। तो साथियों डी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। बाकी तो ना वैसे ही बना रखे हैं ऑप्शन। देखो एक मालिक को ना समय से पहले यही डिसीजन लेना चाहिए कि उसको 5 दिन का स्वैतनिक अवकाश देंगे और उसे चिकित्सा का भुगतान भी देंगे। थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। 25 क्वेश्चन है साथियों, वो है कि ए बी सी डी और ई और एफ 6 व्यक्ति हैं। सी डी से बड़ा है, ए सबसे छोटा है, बी और डी बराबर आयु के हैं, बी ई से बड़ा है, सी एफ से छोटा है, बी से बड़ा कौन रहेगा? ये चीज आप लोगों ने बतानी है। तो बी से बड़ा साथियों कौन सा रहेगा? तो बी से बड़ा रहेगा एफ और सी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 26, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो x के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी ये चीज बतानी है आप लोगों ने। तो कौन सी संख्या आ सकती है x के स्थान पर? 0 है, 7 है, 26 है, x है, 124 है, 215 है। तो इस टाइप से आप ना एक चीज मेजर करना इसमें, जैसे कि 26 है वो 25 के बाद आता है, और 0 के बाद 7 है, 7 के बाद 26 है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो संख्या आनी चाहिए वो आनी चाहिए डी, 63 आएगी भाई इसमें, क्योंकि 64 से पहले 63 ही आता है मेरे अकॉर्डिंग। 125 से पहले 124 आता है, 216 से पहले 215 आता है, क्योंकि ये ना स्क्वायर बनते हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर बनते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 63 आना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। सुपरविजन दिया हुआ है, इससे शब्दों का वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। तो कौन सा शब्द अच्छी तरीके से बनेगा इसमें? तो इसमें है वो नर्वस है, जो ये सही बनेगा भाई। नर्वस जो वर्ड है ये बिल्कुल सही बनेगा इसमें। क्वेश्चन यानी डी ऑप्शन। 28 है, अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित किए जाने थे। वह केवल 17 बच्चों में चॉकलेट वितरित कर सका ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल सके। वितरण के लिए कुल कितने चॉकलेट उपलब्ध होने चाहिए थे? तो वितरण के लिए हमारे पास कितने होने चाहिए? या तो 700 रहेंगे, या 210, या 900, या 300। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए साथियों? तो साथियों इसमें जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ए, 700। 70 बच्चों में चॉकलेट अगर 3-3 वितरित करनी है तो हमारे पास 700 चॉकलेट होने चाहिए थे। 29 क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में ओवर एंड अबव को डा पा टा और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को सा ना पा लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एंड को किस प्रकार लिखा जा सकेगा? ये चीज आपने बतानी है। तो एंड को आपने किस तरीके से एंड को बोलेंगे पा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट रहेगा आपका। 30 क्वेश्चन है, बिन पद का पता लगाइए जो अलग तरीके से कुटित किया गया है। जैसे कि होप को बना दिया EHPO, ट्यून को ETNO, और उसके बाद मोर को ERMO। ऐसे मतलब वर्डिंग को चेंज किया गया है, किस पैटर्न से चेंज किया गया आप चीज ये बताएं। इसमें ना जो मोर रहेगा ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा,
ये भिन्न नहीं, मतलब ठीक नहीं, जो अलग है सबसे, बाकी सारे सेम पैटर्न पे हैं, बट जो मोर है वो अलग पैटर्न है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न गुणनफल 0.3333 गुणा में 0.25 यानी 25 गुणा में 0.499 और गुणा में 0.125 गुणा में 24 का निकटतम मान क्या रहेगा, ये चीज़ बतानी है। यह आपने सोल्व कर लेना है और सोल्व करके जो वैल्यू आएगी ना इसकी, अगर आप रफ नोटबुक पे इसको सोल्व करो तो 1/8 है, यानी 1A ऑप्शन इसका राइट रहेगा, 1/8। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि x एक 3 अंकीय संख्या है और y है जो x के अंकों को किसी भी क्रम में बदल कर बनने वाली संख्या हो, तो संख्या x माइनस वाई सदैव किससे विभाजित होगी? या तो वो 4 से होगी, या तो 6 से, या 9 से, या 12 से। आपने ये बताना है किससे विभाजित होगी। तो साथियों वो अगर वो 3 अंकीय संख्या है तो वो 9 से पक्का विभाजित होगी। दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है। संख्याओं का एलसीएम बताना आप लोगों ने, क्या रहेगा? क्या है? दो संख्याओं का योगफल तो 45 है तथा उनका अंतर अगर करें वो है योगफल का 9वां भाग, यानी 9 से उसको भाग करें। संख्याओं का एलसीएम बताना है, क्या रहेगा? तो संख्याओं का जो एलसीएम रहेगा ना साथियों, वो रहेगा 100 एलसीएम रहेगा उनका। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका योगफल तो 45 आए और एलसीएम उनका 100 आए? ऐसी संख्या बतानी है आपने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, तीन विभिन्न ट्रैफिक लाइट जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं, क्रमशः 45 सेकंड, 75 सेकंड तथा 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं। यदि वे तीनों एक साथ 7, 20, 15 घंटे पर बदलती हैं तो अगली बार यह कितने बजे एक साथ बदलेंगी? तो इस सिचुएशन में ना सच्ची में आपने ना एलसीएम निकाल के करना होता है ये क्वेश्चन को। तो एलसीएम निकाल के जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, 7, 27 और 45 घंटे, ये रहेगा। 35 है, यदि ए की आयु बी की आय से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी सी की आयु में अनुपात बताना है, क्या रहेगा? तो जो आयु में अनुपात रहेगा इसका वो रहेगा साथियों बी ऑप्शन, 22, 20 और 25। क्वेश्चन नंबर 36 है कि श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में इस तरीके से डिवाइड करता है कि पहले का 1/2 भाग, दूसरे का 1/3, चौथे का 1/4 और चौथे का 1/5 और पांचवें का 1/7 के अनुपात में बांटना चाहता है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हों? तो कितनी राशि होनी चाहिए हमें ये इससे ना मतलब मल्टीप्लाई में लगा लगा कर देखना पड़ेगा या एलसीएम के मेथड से करना पड़ेगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा साथियों वो रहेगा बी ऑप्शन, 420 आएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे हम पहुंच गए हैं साथियों। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है आप लोगों ने। तो सबसे जो बड़ी संख्या रहेगी साथियों वो रहेगी 11। अब ये जो ऑप्शन दिया गया है 38 का मतलब स्टेटमेंट जो दी गई है उसको क्या करते हैं, क्यूब रूट बताना है। 13 31 का क्यूब रूट कितना होता है? देखो 13 31 का क्यूब रूट 11 होता है और 216 का होता है 6। क्यूब रूट 729 का होता है 9, यानी 11 इसका आ गया और 6 इसका, 11 और 6 17, 17 और 9, 17 और 9 26 और 64 का हो गया 4, 26 और 4 30 और फिर उसका क्या करना है, गुणा करना है। अच्छा इनकी वैल्यूज ये आएंगी ना जो उनकी गुणा करनी है भाई, गुणा करके क्या आएगा वो चीज आपने बतानी है। या क्यूब रूट निकाल लो, क्यूब रूट तो निकला ही पड़ा है, बस आपने ना उसको। अच्छा प्लस भी है भाई, प्लस भी है। पहले में देखो, पहले में प्लस मल्टीप्लाई का साइन है फिर प्लस का है, ऐसे करके है।
तो इनकी जो वैल्यू रहेगी साथियों 38वें क्वेश्चन की, वो रहेगी 79, क्योंकि पॉइंटों में तो इसका बिल्कुल भी आंसर आएगा नहीं, क्योंकि सारे का तो क्यूब रूट बन रहा है। पहले का 11, दूसरे का 6, तीसरे का 9 और चौथे का 4, तो इस तरीके से बन रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, एक प्लॉट को 18,700 रुपये में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। 15% लाभ के लिए प्लाट को कितने में बेचे? तो 15% अगर लाभ कमाना चाहता है तो इसको कितने में इसको बेचना पड़ेगा? तो साथियों इसका ऑप्शन रहेगा सी, 25,300। ये निकालना पड़ेगा आपको। पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें 18,700 रुपये का 15% निकालना है। 15% जैसे निकल जाएगा, मतलब 15% जो भी निकलेगा 18,700 में से माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसका फिर 15% फिर निकालना है और वो इसी में ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात है? देखो कोई वस्तु है ना, जब 100% उसका क्या मान लेते हैं हम, क्रय मूल्य मान लेते हैं। 20% लाभ पर बेच गई तो 120 उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब सेल प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है और सेल प्राइस हो जाएगा 120। तो 100 को और 120 को अगर हम कट करेंगे तो अनुपात निकल जाएगा। तो कितने पे निकल जाएगा हमारे पास अनुपात जो आएगा हमारे पास 40 का, वो बी रहेगा 5 और 6। चाहे तो आप काट के देख लो, 20 के टेबल पर 100 और 120 को 5 और 6 पे ही कटेंगे वो। 41 क्वेश्चन है कि ए ने 38,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया और 5 माह के बाद 55,000 की पूंजी लगाकर बी ने भी इस व्यापार में प्रवेश कर लिया। वर्ष के अंत में 22,000 का कुल लाभ हुआ। निम्न में से कौन सी राशि है ए और बी के लाभ के लगभग अंतर के समान है? ये चीज हमें बतानी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने ए बी और जो ए बी का दोनों का ही निकालना पड़ेगा हमें। तो दोनों की जो ये लगा लो कि जो राशि है वो निकालनी पड़ेगी। तो 41 का जो आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा हमारे पास इसमें ऑप्शन सी रहेगा 1857। 42 है जो क्वेश्चन, 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 प्रति घन मीटर है। देखो आपने क्या करना, इसका एरिया निकाल लेना है। त्रिज्या दी गई है आपको पास, ऊंचाई दी गई है, तो बेलन का जो आपने क्या निकालना, धातु का मूल्य 50 रुपये प्रति घन मीटर है, ठीक है। मीटर त्रिज्या 3.5 मीटर ऊंचाई के ठोस बेलन का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका ना जो भी रहेगा क्षेत्रफल निकाल लेना। क्षेत्रफल जैसे ही आएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, तो वो निकल जाएगा तो 50 से उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 1,78,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरी प्रकार की चाय में 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 153 प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या रहेगा? ये चीज़ बतानी है आपने अनुपात का यूज करके, और जो इनके अंदर चाय प्रति किलोग्राम है जो भी है उनका रेट अलग अलग, उसका यूज करके आपने आंसर निकालना है। तो जो 43 क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा, ये रहेगा सी, 175.50 ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ये कहाँ आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा, मिल गया भाई, बड़ी मुश्किल से मिला है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है भी, एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उन्हें खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 का है।
यदि एक लड़के को अकेला खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? ये चीज़ निकालिए। आप पहले क्या करोगे, दोनों का निकाल लेंगे। आप क्या करोगे, पहले तो 8 और 5 को ऐड कर लोगे, 13 आ जाएगा। जो अभी जिसमें रेशो दी गई होती है उनको ऐड करना होता है। अगर आपने क्या निकालना है, देखो एक आदमी और एक लड़का, लड़के का तो 5 है, आदमी का 8 है। तो हम 5 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 13 करेंगे और गुणा में 40 करेंगे। उनको डिवाइड करके जो भी आएगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो आपने क्या करा है, यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, वो चीज़ बतानी है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन जो रहेगा आपके मेरे अकॉर्डिंग जो रहेगा भाई, इसमें 52 दिन, 68 दिन, 80 दिन और 104 दिन, इसमें जो रहेगा साथियों, इसमें ना डी ऑप्शन रहना चाहिए, 104, 104 दिन आएगा साथियों। इसमें कर लेना आप नोटबुक में। 45 क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो 7 वर्षों में अगर वो दुगनी हो रही है तो 4 गुनी कब हो जाएगी? देखो 7 वर्षों में दुगनी है, अंदाजा लगाना आप लोगों ने, 7 वर्षों में दुगनी है वो, तो कितने वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी? बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। 45 में इसका आंसर आएगा, क्या आएगा इसका, 21 आएगा, 21 वर्ष। अगर 4 गुना करना है तो 21 आएगा। पहले वो देखो 1 गुना थी, फिर 2 गुनी होगी। पहले साल 1 गुना थी, दूसरे साल 2 गुना होगी, तीसरे साल वो 3 या 4 गुना हो जाएगी। मतलब पहले 1 की मल्टीप्लाई, देखो पहले वर्ष तो 1 ही था, दूसरे वर्ष करेंगे 2 एकम 2, 2 हो गया। तीसरे वर्ष करेंगे तो तीसरे वर्ष 2 जो पहले था ना उसकी फिर 2 से मल्टीप्लाई, वो 4 गुना हो जाएगी। मतलब वर्ष तो 3 काउंट होंगे पर वो 4 गुना हो जाएगी। अब कंप्रीहेंशन है। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन of the world which offers a kaleidoscope of culture experiences. The country has a rich heritage and numerous attractions. It stretches from the snow-capped Himalayan peak to the tropical rainforests of the south, covering 30,287,263 square kilometer. It is the world's 7th largest country, distinguished from the rest of Asia by mountains and the sea, which give the country distinct geographical identity. India showcases a variety of heritage resources crafted hundreds of years ago, from the huge heritage sites to pristine sea beaches. Tourism contribute to substantial economic, social, culture, educational, and political development that generates both direct and indirect employment. तो क्वेश्चन नंबर 46 में से बनेगा, टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री आल्सो कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्रीज। तो ऑप्शन इसमें जो क्या रहेगा, ऑप्शन ए तो है पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बी है एग्रीकल्चर एंड रिलीजन, सी है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और डी है रिलीजन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो टूरिज्म जो होता है एज एन इंडस्ट्री के रूप में आल्सो कंट्रीब्यूट करता है टू आवर कंट्रीज के लिए। तो इसमें क्या आएगा, कौन सा टूरिज्म आएगा? क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए सी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है। ये चीज है जो क्या करने चाहिए, कंट्रीब्यूट करेंगे अवर कंट्री को। क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47, बी साइड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, इंडिया इज द आल्सो द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट कंट्री। 3rd, 5th, 10th, 7th कौन से नंबर पे रहेगा हमारे पास हमारा कंट्री, इंडिया कंट्री? तो 47 का आंसर क्या होना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग है वो होना चाहिए 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। 48 क्वेश्चन है 48, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स ए कंट्रीज, जिसका मतलब मीन्स है एक कंट्रीज है, वो अपने वर्ड फाइंड आउट करना है अबव पैसेज से। तो 48 का जो क्वेश्चन रहेगा साथियों वो रहेगा बी, हेरिटेज। 49, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइंड। अर्थक्वेक आर फ्रीक्वेंट इन जापान, मतलब जापान में जल्द ही आ जाते हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप। तो फ्रीक्वेंट का जो मीनिंग रहेगा अपोजिट वो बताना है। एक तो जल्दी होता है, एक रेयर नहीं आ सकता है शायद। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू मी वो रहेगा डी, रेयर आएगा।
फ्रीक्वेंट तो जल्दी होता है, रेयर होता है, मतलब जल्दी नहीं होता, उसका अपोजिट होना चाहिए, रेयर। रेयर आना चाहिए इसमें ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइंड। अब इसका भी अपोजिट बताना है। सी इज स्लेंडर इन फिगर, तो स्लेंडर का जो अपोजिट वर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, तो इसका होना चाहिए, हम देखो, ए है स्ट्रॉन्ग, बी है फ्रेल, सी है स्टोट और डी है स्लिम। स्लिम होना चाहिए भाई इसका तो इसका जो ऑप्शन रहेगा डी रहेगा करेक्ट। इसके बाद 51 है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। अभी अंडरलाइन वर्ड दिखा देते हैं आपको, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। देखो जो जो आइटम्स है, इसका अंडरलाइन जो वर्ड रहेगा वो रहेगा हमारे पास, हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टाल स्टोरीज। तो टाल स्टोरी अंडरलाइन वर्ड है, तो अंडरलाइन जो वर्ड रहेगा हमारे पास, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, इसका रहेगा एक्साजिरेट टेल्स। एक्साजिरेट टेल्स रहेगा टाल स्टोरी, मतलब एक बढ़ा चढ़ाकर जो बात कहे, यानी लंबा खींचना किसी चीज को। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। वो वर्ड चूज करना है वन जो कैन बी सब्स्टिट्यूट हो जाए गिवन सेंटेंस में। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज owned सेपरेटेड बाय द पीपल लिविंग इन इट बट आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है इन विच ईच अपार्टमेंट, जिसके अंदर हर एक अपार्टमेंट इज owned सेपरेटेड बना होता है बाय द पीपल लिविंग, जिनमें जो भी बंदा वहाँ रहता है, बट आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरिया। पर तो जो एरिया होता है, जो आसपास का ग्राउंड होता है, वो सारे ही शेयर करते हैं। तो कौन सा वर्ड है जो अच्छा रहेगा इसके लिए, तो क्वेश्चन नंबर है जो हमारे पास जो 52 है, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। कंडोमिनियम, मल्टीप्लेक्स, डप्लेक्स या कैरावन। तो इसके अनुसार जो क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहना चाहिए कंडोमिनियम। ये रहेगा, जो सांझी चीज होती है उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड जो रहेगा, या तो वो ए रहेगा आउटरेजियस, आउटरेजियस या आउटरेगस और आउटरेजियस। तो इनमें से स्पेल्ट वर्ड हमें ढूंढना है। तो 53 का जो आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा बी, आउटरेजियस। ये एक स्पेल्ट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 54 है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शीतल विल हैव फिनिश द वर्क। तो इसका जो हमें बताना है पैसिव, तो पैसिव आपको बनाना आता होगा। तो इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में, और वर्ब को देखकर हमें क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको भी चेंज करना होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 54 है, उसका जो आंसर रहेगा, उसका रहेगा आंसर थर्ड फॉर्म है, साथ में हैव लगा है। अगर थर्ड फॉर्म है साथ में हैव लगा है तो द वर्क विल तो आएगा, द वर्क विल हैव के साथ बीन आता है ऑलवेज, हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। तो शी ऑप्शन इज द राइट रहेगा आपका। उसके बाद 55 क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ऐसे अरेंज करना है कि एक सेंटेंस बन जाए जो कि मीनिंगफुल हो। Deeds is to be on to the future, the power of noble preserved and past। तो इनमें से जो बेटर रहेगा हमारे पास ऑप्शन, वो मेरे अकॉर्डिंग पहले आएगा द पावर ऑफ नोबल। डीड्स इज टू बी, मतलब पहले आर फिर आएगा पी, और पी के बाद आना चाहिए डीड्स इज टू बी ऑन टू द फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट। हाँ, तो आपके पास बनेगा डी ऑप्शन, RPSQ, ये बनेगा बेटर, बिल्कुल विदाउट मिस्टेक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर।
एरर जो सेंटेंस है उसको ढूंढना है किस सेंटेंस में एरर है। इफ देयर इज नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो योर आंसर इज डी। तो फिर डी ऑप्शन रहेगा आपका। तो जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं वो देख लेते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड, एक तो है ये सिंपलेस्ट मेथड, ए है ये तो सिंपलेस्ट मेथड, और सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसीज ऑफ मेटल टुगेदर। यहाँ तक तो ठीक लग रहा है भाई, कुछ मेरे को लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है। उसके बाद आता है इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग, सी भी ठीक लग रहा है। डी आएगा फिर नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट रहेगा। 7 पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव बाउट ए हाउस ही सेड। आपने क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ए देख लेते हैं। ही सेड दैट ही हैड बाउट ए हाउस, एक तो ये रहा इसका, और ये तो मेरे को ठीक लग रहा है भाई, ही सेड दैट, ठीक है। देखो ही सेड तो है ही है, फिर कोमा हटा देंगे दैट आ जाएगा, फिर आई का ही बन जाएगा, हैव का हैड बन जाएगा, बाउट है ही है, और हे हाउस भी ठीक है। तो ए ऑप्शन मेरे को ठीक लग रहा है। बी देख लेते हैं। ही सेड दैट ही हैज़ तो नहीं आएगा भाई, गलत है। ही सेड दैट ही बाउट, इसमें हैज़ हैव काट ही दिया, और अगले में तो वुड लगा दिया, तो बिल्कुल गलत है। मतलब ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ही सेड दैट ही हैड बाउट ए हाउस। 58 क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल द ब्लैंक। सी सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क। तो इसके लिए कौन सा वर्ड है जो अप्रोप्रिएट रहेगा 58 का मेरे को ये लग रहा है सी सक्सीडेड बाय वर्ड आएगा इसमें। सी सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 59 क्वेश्चन यानी 59, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश द विजिट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। तो इसके लिए क्या हो सकता है, तो इसके लिए जो वर्डिंग है वो आएगा फोर रख के दे, फॉरवर्ड फॉर नो, इन रख के देखते हैं तो फॉरवर्ड इन द नो भाई। इसके लिए ना टू आ सकता है सही। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, हाँ फॉरवर्ड टू द विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, वेरी गुड, टू रहेगा इसमें। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। 60 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वॉन डैश ऑफ एटन। तो अप्रोप्रिएट जो वर्ड रहेगा इसमें वो ए तो ऑप्शन में दिया है विद द प्ले फील्ड, बी दिया ऑन द प्लेइंग फील्ड, या सी रहेगा फॉर प्ले फील्ड, या डी रहेगा इन द प्लेड। तो 60 का जो ऑप्शन रहेगा साथियों वो बी रहेगा। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वॉन ऑन द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ एटन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ए है लाख, बी है काठ, सी है ब्राता, और डी है खेत। तो इनमें से आपने तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत मतलब इसके डेफिनेशन जो है संस्कृत के वो शब्द जो, सॉरी मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता पा रहा आप लोगों को। जो संस्कृत में लिखे जाते हैं इस टाइप के भी मतलब वर्ड होते हैं वो तत्सम होते हैं। तद्भव वो हिंदी वाले होते हैं भाई, ऐसे बता सकता हूँ मैं। थोड़ी जो मेरे को रिवाइज हो रहा है जो 61 का आएगा वो आएगा भ्राता। जो तत्सम है, देखो भ्राता एक तो सीधा सा भाई होता है, वो तो तद्भव हो गया, तत्सम भ्राता हो गया। उसके बाद 62 है, घाट घाट का पानी पीना। लोकोक्ति का अर्थ क्या है ये बताना है। ए है बहुत प्यासा होना, बी है अनुभवी होना यानी बहुत अनुभवी होना, सी है बहुत मेहनती होना, और डी है अलग अलग घाटों का पानी पीने वाला। जो डी ऑप्शन है ना साथी वो तो बिल्कुल ही गलत है। प्यासा होना ये भी गलत है, बहुत मेहनती होना यानी बहुत अनुभवी होना ये बेटर लग रहा है, यानी बी ऑप्शन है जो वो आपका कैरेक्ट रहेगा, बहुत अनुभवी होना।
उसके बाद 63 है, वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक और निजवाचक भी है। ठीक है ना, आदर सूचक भी है और निजवाचक भी है। मैं, हम, आप, वे। तो इनमें से बताना है कौन सा आपका ठीक रहेगा निजवाचक। साथियों तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ये। जो हमारे पास आदर सूचक और निजवाचक जो इसमें शब्द है, सर्वनाम शब्द, वो आप है। 64 है, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। एक है उद्देश्य और विधेय, बी है कर्म और क्रिया, सी है कर्ता और क्रिया, और डी है कर्म और विशेषण। तो वाक्य के जो प्रमुख घटक होते हैं वो होते हैं उद्देश्य और विधेय, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 65 है, आम वृक्ष, आम्र वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होगा। आम्र का वृक्ष, या फिर आम्र के लिए वृक्ष, या फिर आम्र से भरे वृक्ष, या वृक्ष है जो आम्र। तो बिल्कुल जो ए है ऑप्शन वो ठीक रहेगा, आम्र का वृक्ष है। आम्र के लिए गलत है, आम्र से भरा ये भी है, आम्र है जो आम्र ये भी गलत है, वृक्ष है जो आम्र, डी ऑप्शन भी गलत है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 66 है, 66 क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जन्म ना ले वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द का चयन कर कीजिए। तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, उसको कहेंगे या तो अजर या अयनश्वर या अमर या अजन्मा। जो व्यक्ति जन्म ना ले तो अजन्मा ही बोलेंगे उसको, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। उचित शब्द है जो तट के लिए वो बताना आप लोगों ने। जो उचित के लिए आप क्या कहोगे, देखो उचित नहीं, मतलब तट के लिए उचित शब्द है तटनी या तटीनी या किनारा या मारीची, ये वर्ड बताने आप लोग। तो साथियों लड्डू क्वेश्चन है ये भी हिंदी का, ये किनारा ही रहेगा। देखो तट क्या किनारा होता है, हम नदी के तट पर गए यानी नदी के किनारे पर गए, कहानियों में हम पढ़ते हैं। 68 में क्वेश्चन में है, निम्न में शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एक है प्रमाणिक, ये प्रमाणिक को लिखा गया है 4 टाइप से। देखो जिसमें बड़ी की मात्रा है ना, डी ऑप्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और प्रामाणिक, जो सी है वो प्रामाणिक लिखा है, और बी है वो प्रामाणिक लिखा है, प्रामाणिक। तो आपको, और ए है वो प्रमाणिक, तो प्रामाणिक होता है या प्रमाणिक होता है, ये चीज बताओ। ये होता है प्रामाणिक, यानी बी है जो वो ठीक रहेगा, प्रामाणिक होता है सही रूप में देखें तो। दिए गए 59 क्वेश्चन है, दिए गए 59 नहीं 69, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त किया गया है, मतलब सही प्रयोग है उपसर्ग का किस में किया गया। एक तो है सरताज, एक है ताज, एक है बाज, एक है नाज। उपसर्ग का प्रयोग बताना है आपने, इसमें बिल्कुल ही सिंपल है, लड्डू क्वेश्चन है ये भी। देखो ताज बाज नाज ये तो है ही नहीं, इनके आगे तो कुछ भी नहीं लगा उपसर्ग। सरताज के आगे सर लगा हुआ है, तो आपको पता ही है उपसर्ग किस में लगा है, ए ऑप्शन में लगा है। 70 क्वेश्चन है, विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है। विहग और पुंज इसकी आवृत्ति के कारण है, वो कौन सा अलंकार होना चाहिए। तो अगर विहग और पुंज है, इसमें 2 वर्ड आए हैं, तो उसके कारण यहाँ पे विप्सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है। विराम चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना आप लोगों ने कौन सा हो सकता है। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा होगा, देखो पहला है विराम चिन्हों की दृष्टि से, नहीं, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, हे लड़के इधर आओ, वह हिंदी अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानती है। डी है आपसी झगड़ों का निपटारा कर लेना चाहिए। तो 71 का जो ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा सबसे बेटर। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, बिल्कुल राइट। जो कॉमे लगे हैं वो लगने चाहिए थे, लगे हुए हैं, कईयों में नहीं लगे हुए, कईयों में दूसरे लगे हुए हैं। 72 है, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, यक है या अक है या एक है या क है। तो 72 का आएगा बी, अक है। गायक में अक लगा हुआ है लास्ट में, तो गाय प्लस अक गायक।
उसके बाद 73 क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। 73वां क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? 73 क्वेश्चन है भाई, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। अयादी संधि का उदाहरण देखो, ए है श्रावण, बी है उच्छ्वास, सी है गवेषणा और डी है शयन। तो 73 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा उच्छ्वास। तो अयादी संधि में उच्छ्वास है जो अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी अयादी संधि के उदाहरण हैं। 74 है, दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? किसका? कारक चिन्ह का, ये बताना है। तो इसमें देखते हैं, ए ऑप्शन है, मैंने आज खेलने नहीं जाना है, गलत। सुबह देर में उठना ठीक नहीं, गलत। देर से आएगा, देर में थोड़ी आता है। सी आएगा, यह किताब 230 रुपए से बिक गई ना, गलत है ये भी। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, ये बिल्कुल साधारण वाक्य है, ये ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। 75 कक्ष के डैश बहुत गर्मी है, कक्ष के डैश बहुत गर्मी है, तो भीतर ही आ सकता है भाई। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द भीतर है भाई साथियों, तो बी ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। और 2076 क्वेश्चन है, 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा का राजभाषा, दूसरी जो राजभाषा है उसका दर्जा दिया गया था? इसके लिए तो पंजाबी आएगा साथियों। 2010 में पंजाबी है जो उसको एक दूसरी लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया था हरियाणा ने। 70 क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? तो 2022 में बताना हमने किसको दिया गया था, वो सुमित अंतिल को दिया गया था पद्मश्री 2022 में। 78 का है, 78 में जो क्वेश्चन है वो बता देता हूं मैं। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी जो रोहतक में है का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? साई राष्ट्रीय अकादमी साथियों वो हुआ था, साई राष्ट्रीय अकादमी 2019 में हुआ था साथियों, ए ऑप्शन आएगा। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक में, उसका शुभारंभ हुआ था 2019 में। 79 क्वेश्चन है, खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? तो सीमा पुनिया अंतिल है जो वो जो सी है वो खेवड़ा गांव से है, हरियाणा के गांव खेवड़ा से है सीमा पुनिया अंतिल। 80 क्वेश्चन है, 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 2015 में? तो बिल्कुल सबको ही पता है, ये पगड़ी जो फिल्म है, पगड़ी द ओनर 2015 में ही रिलीज हुई थी और इसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 81 क्वेश्चन है, आज नहीं छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो छाछ आभूषण बताना अपने कहाँ पहना जाता है? तो ये साथियों ना तो गर्दन में पहना जाता है, ना हाथ में, ना कमर में, तो कहाँ पहना जाता है? ये माथे पे पहना जाता है छाछ आभूषण। 82 क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नृत्य है जो रूप शिव और पार्वती को समर्पित करता है? तो एक तो है मंजीरा नृत्य, क्या लास्य नृत्य, रतवाई नृत्य और गंगोर नृत्य। तो पहचान गए होंगे वैसे आप कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो शिव और पार्वती को समर्पित है। तो जो क्वेश्चन 82 है उसका क्वेश्चन है डी, गणगौर नृत्य है। 83 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोप है जो हरियाणा में निर्मित सोल का एक रूप है, यह सोल के इस रूप को फुलवारी के नाम से भी जाना जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा ठीक है? ए है या बी है या फिर दोनों ही रहेंगे? 83 में आप क्या कह सकते हो, कौन सा ठीक हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही ठीक है भाई। तो चोप है वो हरियाणा में निर्मित सोल का ही एक रूप है, चोप बोलते हैं भाई। सोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना, बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा, ए और बी दोनों। 84 क्वेश्चन है, 1770 ईस्वी में नजीब उद्दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला था? 1770 की बात कर रहे हैं, जब नजीब उद्दौला की मृत्यु हो गई थी उसका राज सिंहासन पर कौन बैठा था? ए ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, बी है जबित खान, सी है नजफ खान और डी है महादजी सिंधिया। तो ऑप्शन जो रहेगा आपका वो रहेगा सी, नजफ खान बैठा था नजीब उद्दौला की मृत्यु के बाद। 85 क्वेश्चन है हमारे पास। 85 क्वेश्चन है जो वो है कि हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल जेल का निर्माण कब किया गया था? तो वर्ष 1947 में। ये तो सभी को ही याद रहेगा कि बड़खल जेल का निर्माण है वो
1947 में किया गया था और ये फरीदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ रुख करते हैं। 46 जो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी 86, कॉलम 1 में दिए गए हरियाणा के जिलों के प्राचीन नामों को कॉलम 2 में दिए गए उनके वर्तमान नामों से सुमेलित करना है। देखो साइरस साइरस ये लिखा, क्या लिखा है, साइरसैक साइरस बोल देते हैं। साइरसैक किसको बोला जाता है? कन्नौड। किसको बोला? कपिस्थल और पांडुप्रस्थ। किस किस को बोला गया है? तो साथियों जो कन्नौड है वो तो आपको पता ही है, महेंद्रगढ़। कपिस्थल कैथल है, पांडुप्रस्थ पानीपत है, तो साइरसैक ये सिरसा को बोला गया है। तो आप ऑप्शन ढूंढ लेना इसमें कौन सा ठीक रहेगा। 87 क्वेश्चन है, बाबल दाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। ये कैथल में है क्योंकि बाबल दाना है कैथल का ही एक गांव है। 88 है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? ए है सामाजिक न्याय समिति, बी है सामान्य समिति, सी है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, डी है वित्त लेखा परीक्षा या ऑडिट एवं योजना समिति। तो 88 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है। यही है जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार जो है पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती। 89 है, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा में पहली जो स्थायी लोक अदालत है साथियों वो हुई थी 7 अगस्त 1998 में स्थापना हुई थी। 90 क्वेश्चन है, हरियाणा किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या आसान क्वेश्चन। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला बताना, अंबाला जिला आएगा साथियों, बी ऑप्शन आएगा। 91 है, हरियाणा में ब्लू बर्ड, वेरी गुड भाई, बहुत आसान लड्डू क्वेश्चन। ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? तो हिसार आएगा या जींद आएगा या फरीदाबाद आएगा या करनाल? तो सभी को पता है जो हमारे पास ब्लू बर्ड झील है वो आएगा, कहाँ गया मैं, हाँ जो ब्लू बर्ड झील आएगी हमारे पास वो आएगी हिसार में। 92 हरियाणा की जलवायु है, देखो अर्ध लगा मिलेगा ना वो सादा रहेगा ज़्यादा, तो महाद्वीपीय प्रकार है या उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार है। जो हमारे पास है ना ए और बी ये तो नहीं लग रहे, सी ही लग रहा है, उपोषणीय शुष्क, शुष्क तो है ही, महाद्वीपीय भी है, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार ये रहेगा हमारे पास। राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। 93 में है, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? महावीर चक्र विजेता है, जो महावीर चक्र मिलता है जिसको, उसको नकद पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है वो चीज हमें बतानी है। तो वो दी जाती है, कितनी जाती है? 1 करोड़। इसमें जो 1 करोड़ बनता है ना वो देख लो, बी ऑप्शन रहेगा। 94 क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी, वाह भाई वाह, इतना अच्छा क्वेश्चन और इतना इजी। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर है भाई साथियों, डी ऑप्शन। 95 किस शहर को हरियाणा का दिल, जींद को कहा जाता है भाई हरियाणा का दिल, यानी बी ऑप्शन। ये लड्डू क्वेश्चन है इसलिए मैं आसानी से बताता हूँ। 96 हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च निर्धारित किया गया था? अभी खर्च के लिए निर्धारित किया गया था 2022-23 के बजट में, तो ये बताना है, ये थोड़ा सा है टफ आपके लिए। तो इसमें रहेगा 14.2% था भाई 2022-23 में शिक्षा का जो बजट रहेगा। 97 क्वेश्चन है, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2022-23 में कितनी है? विद्युत उपभोक्ताओं की बतानी है, यानी जिनके मीटर हैं यार, ये बताना है। 97 का जो रहेगा आंसर वो रहेगा बी, 71,17,384, ये 71,17,384 रहेगा। और उसके बाद हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं? ये चीज बतानी है। तो इसमें रहेगा अपने, कौन सा हो सकता है 98 का आंसर? 25 नहीं, 22
नहीं, 23 है भाई। तो जो हमारे पास कुल बताने हैं कोषागार, तो वो 23 कोषागार हैं 2021-22 के अनुसार। अब बढ़ गए हों वो चीज़ अगले अपडेट में बताएंगे जितने भी बड़े हैं। 99 महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांव को जोड़ा गया था या जोड़ा गया है? 99 में हम आ गए हैं, तो 99 का जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, 5569 गांव को जोड़ा गया था। आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन की बात कर रहा है ये। तो इसकी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो योजना की शुरुआत है ये 2020 में की गई है साथियों। आज के हमारे क्वेश्चन हैं 100 के 100 पूरे हुए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, फिर मिले।